हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। तो अभिपीडिया के एसएससी डेडिकेटेड चैनल पे आज से मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाली हूँ एक न्यू सीरीज, जिसमें हम जनरल स्टडीज में से इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उसको रिवाइज करें। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो है एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है। इसको अगर हम लॉजिकली करें, ठीक है, सारे कॉजेस समझ के करते हैं तो इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है और काफी इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ हमसे स्टैटिक जो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। एग्जाम में एक मंथ रह गया है तो हम अच्छे से जो है अपने कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये मेंशन करना चाहूंगी कि एसएससी एग्जाम के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके साथ साथ जैसे कि एग्जाम अब काफी नियर है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, हमें साथ साथ इस जो एग्जाम है इसमें काफी सारे मॉक टेस्ट जो है प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। स्पीड के ऊपर ध्यान देना होता है, अपनी जो है ध्यान देना होता है कि हमारा जो करेक्ट स्कोर है वो ज्यादा जाए। राइट, हमें जो है अपनी एक्यूरेसी के ऊपर वर्क करना होता है। तो अभी पीडिया एसएससी के लिए आपके लिए लेकर आया है एक न्यू टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंट फीचर बताती हूँ। पहले तो काफी नॉमिनल कॉस्ट है, सिर्फ 50 रुपीज में हमें टेस्ट जो है 10 मिल जाएंगे। ठीक है, बट इसमें आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, जब भी आप टेस्ट देंगे तो आपकी जो है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, ठीक है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे इस जो टेस्ट है, ठीक है, इसका पूरा जो है रिव्यू और एनालिसिस आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये हो गई। दूसरी चीज, वहां पे जाके आपके पास ऑप्शन आएंगे। एक तो आप फुल अपने टेस्ट को क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, कौन से सही गए कौन से गलत। दूसरा यूनिक फीचर मैं बताती हूँ, आपको प्रॉपर एनालिसिस मिल जाएगा कि कितने पोर्शन में से कितने जो है क्वेश्चन आए थे और आपने उनमें से कितने करेक्ट किए हैं। राइट, तो बहुत ही अच्छा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी ये टेस्ट सीरीज, और इतने स्पेसिफिक फीचर हैं। राइट, आपको साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने का भी जो है मौका मिलेगा। ठीक है जी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है, जो एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम आपकी एसएससी प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट जो सोल्यूशन के लिए जो भी आपको कंटेंट चाहिए होगा, आपके लेक्चर चाहिए होंगे, वो सब प्रोवाइड करवाए जाएंगे बाय द टीम अभिपीडिया। ठीक है जी। तो चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड्स ऑफ द नेशनल इनकम एस्टिमेशन। तो नेशनल इनकम एस्टिमेशन के बेसिकली होते हैं हमारे 3 मेथड। ठीक है, कौन कौन से होते हैं अगर हमें ये पता है तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज आपको इस चीज के ऊपर जरूर एम्फोसिस करना है कि आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, नॉट वर्ड मेंशन है या नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा जो है इनकम एस्टिमेशन का, नेशनल इनकम एस्टिमेशन का मेथड नहीं है। क्लियर है। तो ऑप्शन ए इज बैंकिंग मेथड, ठीक है, बी हो गया एक्सपेंडिचर मेथड, सी प्रोडक्ट मेथड, या डी इनकम मेथड। तो अगर बात करें, ठीक है, तो 3 मेथड जो होते हैं हमारे, ठीक है, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट एंड इनकम मेथड जो होते हैं, इनमें से हम नेशनल इनकम या फिर जीडीपी जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसी मेथड में जैसे अगर हम बात करें प्रोडक्ट मेथड की, तो उसमें हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करते। राइट, उसमें हमें जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके बाद हम उसमें कुछ सब्सिडीज या मार्केट प्राइसेस को सब्सट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं। राइट, तो इन तीनों मेथड के बारे में हम डिटेल में बाद में समझेंगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट सेशंस में हम इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। मेन चीज क्या है कि जो हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं उसके 3 जो होते हैं हमारे पास मेथड होते हैं, और 3 होते हैं। फर्स्ट इज द प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास इनकम मेथड, और थर्ड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। अब कौन सा नहीं है हमको पता चल गया, एक बैंकिंग मेथड, ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिससे हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी अगर हम देखें, ठीक है, तो इकोनॉमी में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं इकोनॉमी का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक होती है हमारी ओपन या फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, उसके बाद एक होती है हमारी कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तो फ्री जो मार्केट इकोनॉमी होती है, ठीक है, उसमें क्या रहता है, उसमें जो प्राइसेस होते हैं, प्राइसेस है या डिमांड एंड सप्लाई है, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा कंसेप्ट हो जाता है आगे। ठीक है, तो मार्केट फोर्सेस जो है वो डिसाइड करती हैं कि डिमांड के हिसाब से, ठीक है, और सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस क्या रहेंगे। ठीक है, तो ये कहती है हमारी एक फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है,
दूसरी कौन सी होती है हमारी, दूसरी होती है कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ठीक है, कंट्रोल्ड या सेंट्रली प्लान्ड, ठीक है, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो डिसाइडेड करती है, ठीक है, एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो डिसाइड करती है कि कितनी प्रोडक्शन होगी, ठीक है, कितनी हम प्रोडक्शन करेंगे या फिर कितनी हम सेल करेंगे, बेसिकली आउटपुट जो होती है वो सेंट्रल लेवल पे डिसाइड की जाती है, ठीक है। थर्ड होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या रहता है, दोनों ही फोर्सेस रहती है, राइट, तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी मिलेंगे, ठीक है, और इसमें आपको जो पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, दोनों ही मिलेंगे, ठीक है। बात करते हैं विद एग्जांपल इंडिया की, तो इंडिया इज अ काइंड ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, क्या, जैसे रिलायंस है, ठीक है, उनकी जीओआई, राइट, तो उसके बाद क्या था, एक इंडिपेंडेंट अपनी अथॉरिटी थी जिसके हिसाब से जियो ने जो अपने प्लान लॉन्च किए उसका प्राइस डिसाइड किया, ठीक है, तो वो हो गया उसका प्राइवेट फीचर, जो प्राइवेट जो हमारी मार्केट होती है उसका फ्री मार्केट का एक एलिमेंट, ठीक है। दूसरी साइड हमारे पास क्या है, एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी है, ठीक है, कैसे है, तो गवर्नमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो भी डिफरेंट जो है इंटरप्राइजेस को रन करती है, और उन सब जो इंटरप्राइजेस को वो रन करती है जिसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, राइट, पीएसयूज, ठीक है। तो जो पीएसयूज होती है इनके लिए जो प्लानिंग की जाती है, ठीक है, वो किसके हाथ में रहती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के हाथ में, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज लेके आती है और बताती है कि हमें किस सेक्टर के ऊपर जो है ज्यादा एम्फेसिस करना है। गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस या सब्सिडीज दी जाती हैं डिफरेंट जो है अपने इकोनॉमिक सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से जो इंडिया है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा फीचर होगा, हमने पूरा देख लिया, ठीक है, तो कौन सा फीचर होगा हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का, फर्स्ट सेंट्रली प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ये तो नहीं है क्योंकि ये तो एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी का फीचर हो गया। सेकंड प्राइवेट ओनरशिप, ये हो गया हमारा फ्री मार्केट का, ठीक है, ऑफ ऑल रिसोर्सेज, ऑल जो हो गया ना ये हमारा एक्सट्रीम वर्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें रिसोर्सेज पर ऑनरशिप प्राइवेट पर्सन की भी रहेगी और गवर्नमेंट की भी रहेगी, ठीक है जी। उसके बाद एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नहीं, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट इंटरवेन करती है थ्रू पॉलिसी। एंड डी कोएग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हो गया डी, क्योंकि दोनों ही सेक्टर जो है वो अपने अपने स्फेयर्स में भी वर्क करेंगे, प्लस पब्लिक सेक्टर जो है वो रेगुलेट भी करेगा साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को। तो इस तरह से एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है ये हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का। क्लियर है, आई होप आप सबको अच्छे से ये कंसेप्ट जो है समझ आ गया। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है कि द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड रुपी सिंबल, ठीक है, न्यूली या हम इसको क्या बोल सकते हैं, द इंडियन रुपी सिंबल, ठीक है, जो इंडियन रुपी का सिंबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इंडियन रुपी का हमारा क्या सिंबल है, हमारा सिंबल है र, राइट, ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये किसके ऊपर बेस्ड है, रोमन और ग्रीक स्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है, राइट। बी पर्शियन या द्रविडियन स्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है, सी रोमन और देवनागरी स्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है, या डी ग्रीक एंड देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा है जी सी, ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट में से जो है हमने रा लिया था, ठीक है, और उसमें से हमने ये जो है र में एक और लाइन के साथ इसको कर दिया इंट्रोड्यूस, राइट। तो देवनागरी से र, ठीक है, और रोमन में भी इसको र प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। उस तरह से हमारा रोमन और द्रविड़ जो हमारी रोमन और देवनागरी जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर हमारा रुपी का सिंबल है इंडियन का बेस, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन है, इसको हम याद रखेंगे कि रोमन और देवनागरी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर भी हम इसे बोल सकते हैं और इकोनॉमिक कंसेप्ट भी ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो क्या है इनमें से, ठीक है, स्टेटमेंट्स की तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर को अगर सिंपली डिफाइन करें, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इट इज अ रेशो, किसकी रेशो है ये, ठीक है। तो ये रेशो है नॉमिनल जीडीपी की बाय द रियल जीडीपी, ठीक है। तो इसमें हमें जीडीपी डिफ्लेटर को समझने के लिए इट्स तीन टर्म्स को जो है समझना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट से समझते हैं क्या है, ठीक है। तो जीडीपी क्या है, एक साल के अंदर अंदर, ठीक है, एक इकोनॉमी की जो बाउंड्रीज है उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी फाइनल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी, ठीक है। जीडीपी की सिंपल डेफिनेशन देख ली। उसके बाद नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी होती है जीडीपी एट करंट प्राइसेस, मतलब प्रेजेंट मार्केट जो हमारी वैल्यू चल रही है चीजों की या मार्केट प्राइसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी होती है जीडीपी एट करंट प्राइसेस। एंड रियल जीडीपी अगर बात करें, ठीक है, तो रियल जीडीपी होती है जीडीपी एट द,
ठीक है, बेस प्राइसेस, ठीक है, बेस या फिर फिक्स्ड प्राइसेस, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम जिन जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करना है और हमने जीडीपी देख लीजिए कब की, 2023, ठीक है। तो 2023 में क्या प्राइसेस हैं और उसके साथ हमने उसको जब उसके बेस प्राइसेस पे देखा तो बेस प्राइसेस पे हमने देखा 2019 के क्या थे, ठीक है। तो इससे क्या हमें पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो हमारी जीडीपी है उसकी वैल्यू में जो एनहांसमेंट हुआ है वो ड्यू टू प्रोडक्शन हुआ है या ड्यू टू प्राइस चेंज हुआ है। मतलब क्या चीजों के प्राइस बढ़े हैं या हमने एक्चुअल में क्या है प्रोडक्शन इंक्रीज की है, ठीक है। तो क्या पता चला हमें, प्राइस का पता चला कि क्या कोई प्राइस राइज हुआ था, ठीक है। एक्चुअल हम देखते हैं इसमें प्राइस राइज के कारण हमारी जीडीपी बढ़ी या फिर आउटपुट के कारण। तो किसका मेजर हो गया, ये एक तरह से इन्फ्लेशन का मेजर हो गया, ठीक है जी। अब देखते हैं आंसर क्या होगा। क्या पूछा है उन्होंने, करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए, इट इज अ मेजर ऑफ टू इवैल्यूएट द रिसेशन इन एन इकोनॉमी, नहीं, ठीक है। सेकंड, इट इज अ मेजर ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी, ठीक है। यही हमने डिस्कस किया कि ये एक प्राइस इन्फ्लेशन का मेजर है, ठीक है। ए नहीं है। सी भी देख लेते हैं, इट हैज लिमिटेड बास्केट ऑफ क्वांटिटीज यूज्ड, नहीं, क्योंकि हम पूरी जीडीपी का जो है देख रहे हैं, राइट। तो ये भी नहीं है क्योंकि लिमिटेड बास्केट नहीं होती। इट शोज रियल जीडीपी ग्रोथ बेस्ड ऑन द करंट प्रोडक्शन, नहीं जी, ये रियल नहीं बताती है, ये जो नॉमिनल है उसके ऊपर एम्फेसिस करके चलती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, वो हो गया बी, ठीक है जी। अच्छा कंसेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। अब आगे देखते हैं, ठीक है। बहुत ही अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कंसेप्ट के साथ चलते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम जो अपने सेशंस लाएंगे उसमें हम जो भी इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको भी ध्यान से करेंगे, ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। टैक्सेस कितने तरह के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मेजरली अगर दो तरह की बात करें तो एक होते हैं डायरेक्ट, ठीक है, और एक होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ये क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेस ऑफ, ठीक है, टैक्स इंसिडेंस किसके पड़ रहा है, ठीक है। टैक्स इंसिडेंस के जो बेस है उसके ऊपर टैक्स दो तरह के होते हैं। इसके अलावा हमारे प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, ये भी टैक्सेस की टाइप है, इनको भी आगे वाली क्लासेस में करेंगे। अभी के क्वेश्चन के लिए देखते हैं, दो तरह के होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो पे कर रहा है, राइट, तो द बर्डन उसी पर्सन पे है जो उसको पे कर रहा है, ठीक है, बर्डन एंड पेमेंट बाय द सेम पर्सन। वाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिसमें जो पे कर रहा है उसका वो बर्डन नहीं है, ठीक है जी। एग्जाम्पल के साथ अगर देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, मतलब कि जिसके ऊपर लगाई हुआ है, लगाया गया है, वही उसको पे करेगा। ए जीएसटी, बी एक्साइज, सी कॉर्पोरेट या डी कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा जो पर्सनल इनकम टैक्स होता है। दीज आर टाइप्स ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो किसी कंपनी के जो होते हैं, राइट, प्रॉफिट्स के ऊपर लगाया जाता है या फिर इनकम के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली उस कॉर्पोरेशन को वो पे करना है, इसलिए एक डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसी तरह इनकम टैक्स भी होता है, वो हमारी इनकम पे, पर्सनल इनकम पे लगता है, हमें ही डायरेक्टली पे करना है। दूसरे हो गए बाकी के इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि जीएसटी, ठीक है, हमने गुड्स परचेज की थी, ठीक है, और बाद में क्या हुआ, हमने ये पे नहीं किया, पे कौन कर रहा है, सप्लायर या मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जिसने इसको कलेक्ट किया। बर्डन हम पे है, ठीक है, बर्डन किस पे है, अल्टीमेट कंज्यूमर पर पे कौन करेगा, ठीक है, वो पे करेगा इसको एक मैन्युफैक्चरर या फिर सप्लायर, ठीक है। इस तरह जीएसटी क्या हो गया हमारा, एक इनडायरेक्ट टैक्स, पे कोई और कर रहा है, बर्डन किसी और पे है, बट गवर्नमेंट को फाइनली कोई और देगा, ठीक है। इसी तरह एक्साइज ड्यूटी जो कि मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है, ठीक है। और थर्ड हमारा जो हो गया कस्टम ड्यूटी, ठीक है, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगती है। अगेन इसको पे कोई और कर रहा है एंड फाइनली, ठीक है, मतलब बर्डन किसी और पे है और फाइनली गवर्नमेंट को कोई और देगा, ठीक है। तो ये जो हमारे होगी इनडायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल होगी, ठीक है जी। अच्छे से इन कंसेप्ट्स को देखेंगे और जो एग्जाम है उसमें फटाफट से ऐसे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आरबीआई जो है वो हमारी इकोनॉमी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। सबसे पहले वो बैंक्स को क्या करती है, रेगुलेट करती है, उसके साथ साथ उनको रजिस्टर करती है, उनका कंट्रोल करती है, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो क्या फीचर है उसका, ठीक है, क्यों आरबीआई को सेटअप किया गया है, या अब के टाइम में, ठीक है, आरबीआई कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। ऑप्शन ए फिस्कल पॉलिसी फॉर्मुलेशन, गलत है जी, फिस्कल पॉलिसी तो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है जी। मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशन, करेक्ट। तो आरबीआई का मेन काम क्या है कि जो मनी सप्लाई है, ठीक है,
मनी सप्लाई को कंट्रोल करना सो दैट क्या हो, हमारी इन्फ्लेशन लिमिट में रहे और हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। ठीक है, तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि आरबीआई जो करती है मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है। ठीक है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। अगला देखते हैं ट्रेड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। नहीं, ये भी जो होता है हमारा, ठीक है, गवर्नमेंट का स्फेयर आ जाता है। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज को बनाती है। एंड डी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन ये भी गवर्नमेंट का स्फेयर है। सिर्फ जो मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशन है ये आरबीआई के हाथों में दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि आरबीआई का कौन सा पर्पस है। क्लियर हो गया जी। 7th क्वेश्चन देखेंगे अब। तो 7th क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन, ठीक है, एक टर्म होती है हमारी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, सिंपली बोले तो टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब कि इन्फ्लेशन में क्या होता है, हमारे पास रुपी की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, रुपी की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, बट हमारी आउटपुट जो होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, सिंपल सी बात करते हैं कि किसी चीज के लिए आपके पास मार्केट में क्या है, 100 यूनिट्स हैं। ठीक है, सपोज कर लो किसी भी चीज की 100 यूनिट्स हैं। ठीक है, और उसको खरीदने वाले कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। ठीक है, तो प्राइस इक्विलिब्रियम चल रहा है, कुछ 10 रुपीज पे पर यूनिट वो खरीद रहे हैं। ठीक है, अब वो चीजें क्या हो गई, उसकी यूनिट्स कम होकर सिर्फ 50 रह गई। ठीक है, और क्या हो गया, अब खरीदने वाले लोग कितने हैं, अभी भी 100। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा पे करेंगे इन 50 यूनिट्स को लेने के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया ये हमारा, इसके कारण क्या होगा, हमारी इन्फ्लेशन हो गई। ठीक है, कि हम उसी चीज के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगाए। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि मनी सप्लाई जो है मार्केट में बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम जो है अननेसेसरी चीजों के ऊपर भी खर्चा करते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी इन्फ्लेशन। उसके बाद हम बात करते हैं जी स्टैगफ्लेशन की। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन जो है ये दो वर्ड्स को हम जोड़ के बनाते हैं, स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, स्टैग से आ गया स्टैग्नेशन। ठीक है, मतलब इकोनॉमी है ना जो, वो इतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही, एक लेवल पे आके हमारी स्टैग्नेशन आ गई है। किस लेवल में, इनकम राइज में और एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट में स्टैग्नेशन आ गई है और साथ साथ क्या चल रही है हमारी इन्फ्लेशन, मतलब प्राइसेस क्या है, हाई। ठीक है, तो बोलते हैं स्टैग्नेशन। ठीक है, तीन चीज के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारी एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे स्टैग्फ्लेशन में। ठीक है, एक होता है एम्प्लॉयमेंट का लेवल। ठीक है, एक होता है हमारा ग्रोथ का लेवल और एक होता है हमारा इन्फ्लेशन का लेवल। तो इन्फ्लेशन क्या होती है, हाई, ग्रोथ क्या हो चुकी है, स्टेगनेंट, और एम्प्लॉयमेंट क्या हो चुकी है, लो, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो चुकी है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं जी स्टैगफ्लेशन। ठीक है, करेक्ट देखते हैं इनमें से क्या मीनिंग है हमारा स्टैगफ्लेशन का। ए, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये सब क्या है, साथ साथ हो रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ही हमें करेक्ट आंसर मिल गया है कि हाई जो इन्फ्लेशन है और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी क्या है, हाई है। ठीक है, तो ए क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। अब आपको इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट अगर लेवल कम है तो उसको क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हमारे हाई जा रहे हैं। ठीक है जी, बाकी की स्टेटमेंट, इकोनॉमिक रिसेशन फॉलोड बाय इकोनॉमिक एक्सपेंशन, नहीं, कोई भी इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात नहीं हो रही है। सी, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ अकम्पेन्ड बाय लो इन्फ्लेशन, नो, हाई इन्फ्लेशन की बात करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ लो होती है। डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नो, प्राइस लेवल जो होता है वो भी बढ़ रहा होता है। ठीक है जी, तो ये है हमारी स्टैगफ्लेशन की राइट टर्म। नेक्स्ट देखेंगे, 7th हो गया। 8th क्वेश्चन जी। ठीक है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप। ठीक है, तो स्टैटिक इकोनॉमी में से, ठीक है, प्लानिंग कमीशन के ऊपर और जो हमारे प्लान्ड ईयर्स होते हैं उसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी आपको रिवाइज करके चलना है। ठीक है, तो कब सेटअप किया गया था, ऑप्शन ए इज 2019, बी 2000, सी 1947, या फिर डी हो गया हमारा 1950। ठीक है, इनमें से कब जो है प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हम इंडियन इकोनॉमी को प्लान करना चाहते थे तो द देन प्राइम मिनिस्टर जो थे वो सोवियत यूनियन के जो है प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल से काफी क्या थे, प्रभावित थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, एक एडवाइजरी कमेटी सेटअप की थी प्लानिंग के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ केसी निगोय। ठीक है, तो केसी निगोय की चेयरमैनशिप में जो है एक एडवाइजरी कमेटी ने सजेस्ट किया था कि प्लानिंग कमीशन को सेटअप करना चाहिए। ठीक है, और कब किया गया था प्लानिंग कमीशन को फिर सेटअप, 1950 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में। ठीक है, जब इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद 1950 में प्लानिंग कमीशन को जो है सेटअप किया गया था फॉर प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कमीशन को 1950 में जो है सेटअप किया। ठीक है जी, क्लियर हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9।
तो 9th क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ अ सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो हमारे 1951 से 2012 तक जो है इंडिया में क्या हुआ है, प्लान्ड इकोनॉमिक ईयर जो है चले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग ने। ठीक है, प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। ठीक है जी, तो 1951 से 2012 में जो भी हमारे इकोनॉमिक ईयर आए हैं, प्लान ईयर आए हैं, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि हमारे थीम्स के ऊपर, उनके पीरियड के ऊपर, या उनके क्या टारगेट रहे। ठीक है, इस तरह से। तो उसी में से क्वेश्चन है कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसकी ड्यूरेशन क्या थी। ऑप्शन ए इज 1957 टू 62। ठीक है, बी इज 1958 टू 63, सी इज 1955 टू 60 एंड डी इज 1956 टू 61। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें है जी सी, दैट इज 1956 टू 61। क्यों? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट प्लानिंग ईयर था, ठीक है, वो था जी 1951 से 1956 तक। ठीक है, इसको हेरोल्ड लामोर मॉडल भी जो है बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है, ठीक है, इसको पीसी महान लॉबिस जो है उन्होंने बनाया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर से था। ठीक है, तो इसको महान लॉबिस मॉडल भी जो है बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड का क्या टाइम था, 1956 टू 61, देन थर्ड आया 61 से 66 तक। ठीक है, और बाद में हमारे जो है रोलिंग प्लान्स भी आए। तो इन सब के बारे में जो हमारी प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसके ऊपर भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनको भी हम आगे रिवाइज करेंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, हर साल क्या होता है, ठीक है, तो पार्लियामेंट में क्या होता है, बजट प्रेजेंट किया जाता है। कौन प्रेजेंट करता है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हेड। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो है बजट प्रिपेयर किया जाता है। और बजट से पहले, ठीक है, बजट से पहले जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इसको जो है पार्लियामेंट में दिखाया जाता है। और इकोनॉमिक सर्वे क्या दिखाता है, इकोनॉमिक सर्वे दिखाता है हमारी पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, पोटेंशियल दिखाता है हमारी इकोनॉमी की, और साथ साथ दिखाता है डिफरेंट सेक्टर की या डिफरेंट इंडस्ट्रीज की। ठीक है, कि कौन सा सेक्टर कितना ग्रो कर सकता है, इंडस्ट्री की या सेक्टर। ठीक है, इस तरह से हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो हमारी इकोनॉमिक जो प्लानिंग है उसको एक शेप देता है। ठीक है, तो इसको कौन पब्लिश करता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, बी प्लानिंग कमीशन, ठीक है, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या डी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन। प्लानिंग कमीशन तो नहीं है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो होता है स्पेसिफिकली, ठीक है, याद रख लीजिए, वो जो है इस इकोनॉमिक सर्वे को क्या करता है, बनाता है। ठीक है, एंड पब्लिश फिर देन करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वुड बी ए। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे एसएससी के एग्जाम में इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं और क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज किया। ठीक है, इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को हम जो है आपके साथ रिवाइज करते रहेंगे। और आप हमारे साथ अभिपीडिया एसएससी चैनल पर जुड़े रहिए अपने एसएससी एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करने के लिए विद द टीम अभिपीडिया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। डू कमेंट कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, कोई डाउट है तो उसको भी पूछिए, हम उसे भी रिजॉल्व करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सभी एसएससी के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स उनके साथ भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है जी, सो कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।